अच्छा देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन के लिए है वो कौन सा है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार देखो ये बेसिक लॉ है ना। बेसिक लॉ बोले तो जितने भी एडिशन होने हैं रिएक्शन में या रिमूवल होना है या कोई गैस का सिंथेसिस है या कुछ और ऐसा पोर्शन है, उसको समझने के लिए ना इम्पोर्टेंट है ना। तो टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। कितने लॉ है इसमें? 5। टोटल कितने लॉ है? वैसे 5 है। कौन सा 5 है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है, वो भी है, बट ऐसा जिसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। रेसिप्रोकल आता होगा, यदि नीट या किसी में क्वेश्चन होगा तो कोई यदि क्वेश्चन टकरा गया तो कर लेंगे उसको। ये मेरे को क्वेश्चन मिला ना, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना बाय करने के लिए, वो उसमें यदि हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई बात है ना। जरूरी नहीं मिले, रेसिप्रोकल भी है, जस्ट उसका उल्टा होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल कितने लॉ है हमारे पास? कितने? 4, है ना। 4 लॉज है या 5 है? 5 है यार, एक चांस इसका एक्स्ट्रा होता है इसलिए। पहला लॉ कौन सा है? 5 लॉ है। पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। और सेकंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, पक्का ये है ना। थर्ड कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ लॉ कौन सा है? ये लुसाइड्स लॉ गैसियस वॉल्यूम से था और फिर था है ना। टोटल हमारे पास ये 5 बेसिक लॉ है ना। फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी जानते हैं। फर्स्ट लॉ कौन सा है? ये क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दिस लॉ। लॉ क्या कहता है कि मास कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। और अच्छा एक और बात है, लॉ के बारे में मुझे एक चीज और बोल रहा है। लॉ के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बताओ साइंस में लॉ क्यों दिया जाता है? साइंस में लॉ हम देते ही क्यों? ताकि किसी भी कॉन्सेप्ट को, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमारे को पढ़ने को मिला है, उसको डेफिनेटली एक सिंपल लैंग्वेज में, कंबाइंड लैंग्वेज में डाल दें ताकि उसको अंडरस्टैंड और अच्छा कर सकें, है ना। यही तो है लॉ। मतलब क्या है? जो बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं एक्सपेरिमेंट के, उनको वर्ड देना, उनको फॉर्मूला देना, यही तो होता है लॉ। और लॉ चेंज होता है क्या? चेंज होता है। लॉ के अंदर सब्जेक्ट, लॉ के साथ ये लॉ नहीं चेंज होगा, है ना। ये लॉ चेंज नहीं होगा, बट सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? लॉ में इंप्रूवमेंट्स होते हैं। सब्जेक्ट के सब टाइम के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो, जैसे जैसे क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लॉ में क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है। और एक और चीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना शुरू कर, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट बात है जो जरूरी है जानना, कि लॉ कभी भी ना टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। लॉ क्या करते हैं? कभी भी टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि टाइम के साथ ही चेंज होता है। लॉ कभी भी यूनिवर्सल नहीं रहता है। सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन तो है ही कि जहाँ पे लॉ क्या रहेंगे, हमेशा ही सेम रहता है। लॉ कभी भी वो चेंज ही नहीं होता, है ना। बट लॉ हमेशा उस टाइम को ट्रू दिखाता है, उस समय को, है ना। बट साइंस है, साइंस के अंदर लॉ हमेशा ट्रू रहता है, बट लॉ में मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। और कोई भी लॉ ये हो सकता है कि 100% ट्रू ना हो। ये ट्रू है, ये बात ट्रू है, कोई भी लॉ 100% ट्रू नहीं होता, है ना। वो समय के साथ बदलाव जरूर आता है, लेकिन साइंस के अंदर जो भी लॉ दिए जाते हैं वो मोर और लेस चेंज नहीं होते कभी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। साइंस के अंदर चेंज नहीं होता, बट लॉ सब्जेक्ट टू चेंज। उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ जाती है तो कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर आएगा, फिक्स नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। ठीक है। अब ये मत कहना लॉ का जो मास कब चेंज होगा, नहीं, ये ट्रू है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कभी चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी ट्रू है, बट इसके एक्सेप्शन मिल सकते हैं हमें, ये पॉसिबल है। ठीक है। ऐसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, कुछ एक ऐसे लॉ जो चेंज नहीं होते,
बट कुछ एक लॉ में एक्सेप्शन जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, समझा ये बात? चलो ठीक है, तो एक एक करके नोट करते हैं और साथ साथ समझते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हेडिंग डालो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। डिलीटेड टॉपिक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो डिलीटेड। ठीक है, टॉपिक तो डिलीटेड है बट हम करेंगे, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख देना यार, ये डिलीटेड है ना, डिलीटेड टॉपिक है इस साल के लिए। तो नंबर 1 लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नोट कर लो फटाफट से। हो गया, लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लिखो। इट स्टेट्स दैट matter can neither be created nor destroyed. Simple है, can neither be created nor be destroyed. It states that matter can neither be created nor destroyed. इसका एग्जांपल लिखना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अब एग्जांपल लिखना हो तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहता ही क्या है कि मास जो है ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जब ये भी नहीं कर सकते तो क्या हो गए, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि आज मैं 60 किलो का तो 60 किलो का ही रहूंगा हमेशा, ये मतलब नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि मास हमेशा ट्रांसफॉर्म होता रहता है ना। इसका ये मतलब है कि मास हमेशा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होता रहेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट ओवरऑल जो सिस्टम में मास है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मतलब मास कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यदि सपोज करो कि मैं किसी चीज को बर्न करता हूँ, अभी मान लो 2 kg का था या 1 kg का था, बर्न हो के क्या होगा, उससे हीट निकला, मास इज कन्वर्टेड इनटू, है ना, मास करके क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, बट ओवरऑल जो मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, है ना। एक्स बचेगा, उसका कुछ वेट होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो एयर में गया उसका कुछ वेट होगा, और ओवरऑल जो मास है वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो कभी ना कभी तो वापस आएगा ही सॉलिड फॉर्म में, समझ रहे हो बात को, तो ये साइकिल है, ठीक है। अच्छा, इसको समझना हो तो इसमें एग्जांपल से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, है ना, ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन प्लस में ऑक्सीजन क्या देगा हमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये देगा ना। अब तुम यहाँ देखो, कार्बन का एक एटम है, कार्बन का यहाँ भी एक एटम है, ऑक्सीजन का क्या है, ये मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे भी क्या है, इसका मॉलिक्यूल है, यानी कि जो भी मास होगा दोनों जगह सेम है ना। बट ये वाला एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस, ये हमें क्या देगा, H2O। ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये किसका मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब तुम यहाँ देखो, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है ना, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन का यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही है, ये क्या हो गया, बैलेंस नहीं हुआ ना। तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और हमें ये लॉ बताता है कि लॉ कैन नॉट बी क्रिएटेड, दैट मीन कि जो रिएक्टेंट है ना, दैट मीन यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे जो भी मास है, यहाँ पे जो भी मास रहेगा, सपोज करो कि m है, तो इतना ही मास प्रोडक्ट में भी रहना चाहिए, उतना ही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी रहना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। इसको कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इसी वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे सिंपल लगा देते हैं, हाफ, सिंपल नहीं, मतलब हम इसको हाफ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमें क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन का एक ही एटम को यूज किया गया, इन्वॉल्वमेंट क्या है, ऑक्सीजन का आधे ही एटम का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, अदर वे क्या है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, है ना, तब भी बैलेंस हो जाएगा। अदर वे वो भी है, बट ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसे कर सकते हैं, दूसरी क्यों नहीं करते, इसलिए तुम यही देखोगे फॉर्मूला, बैलेंसिंग देखो तो क्यों ऐसे क्यों करते हैं, नहीं शॉर्ट की बात नहीं यार, इसमें बात है उसकी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो इसके मोल्स ही यूज हो रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे, इसका 1 मोल, इसका आधे मोल से लेकर के 1 मोल बनाता है H2O का, इसमें ये बात, इसलिए हम ऐसे हम कह सकते हैं 2 मोल, लेकिन जो बेसिक है कि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है उसमें आधा ही मोल यूज हो रहा है,
ये ऐसे कहोगे कि 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल बनाता है वाटर का, तो बात बराबर है। लेकिन साइंस में क्योंकि इसका एनवायरनमेंट आधा ही मोल का है, उसको हम एक नहीं बना रहे। एक इसके एटम को बनाने में, सॉरी एक इसके मॉलिक्यूल को बनाने में, है ना, उसमें इसका एनवायरनमेंट आधे ही मॉलिक्यूल का है या इसका आधा ही मोल का यूज है ना, इसलिए हम इसको आधा दिखाते हैं और तो बदल। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल लिख सकते हो। मास नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे किसका मास ये है, इधर भी मास का होना चाहिए, इसलिए हाफ लिखने को ये लिख सकते हो, अदरवाइज ना भी लिखो तो चलता है। अंडरस्टूड है। सेकंड करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो, फिर बोर्ड में ना, बोर्ड पे लाइट है, इसलिए शाम की क्लास अच्छी होती है। वो लाइट बंद कर दो, बोर्ड साफ हो। ऊपर में भी ऐसे ही होता है, ऊपर वाले क्लास में भी ना नीचे वाले पोर्शन पे लाइट आता है, नीचे वाले अभी कौन सी क्लास चल रही है? अभी उनकी पहले वाले में तो आगे सर्विस अच्छा बस सर्विस चलो ठीक है, फिर सेकंड करें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हो गया नोट, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, इसमें एक कीवर्ड है, देखो ध्यान से इसमें देखते हो ना तो पहले समझ जाओगे बोलना क्या जाता है। कांस्टेंट बोले तो फिक्स, प्रोपोर्शन बोले तो क्या होता है? ना रेशियो, फिक्स रेशियो। किसका रेशियो? मास का रेशियो। एटम जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, सपोज एक मॉलिक्यूल है ABC, A2 B3 ऐसा कुछ है, तो बाय मास A का, बाय मास B का, बाय मास C का रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। यानी कि A:B:C बाय वेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बाय वेट की बात कर रहे हैं। तो बाय वेट सपोज करो इसका ऐसा कुछ आ जाएगा, सपोज करो 1:2:3, ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बोले तो कि किस प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन समझते हो ना, मात्रा एक हिसाब से। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कह रहे हैं हमें, इसको नोट करो फिर समझते हैं एग्जांपल से। लॉ स्टेट्स दैट, या इट स्टेट्स दैट, इट लिख लो। नंबर 2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट है यार, कांस्टेंट क्यों लिखा है? हाँ बात एक ही है, बस इट इज साइंस एंड टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डेफिनेट। डेफिनेट मतलब भी वही होता है। अच्छा ऐसे मत कर देना पेपर में, कांस्टेंट तो डेफिनेट है, डेफिनेट लिखो। लॉ में मत करो, लैंग्वेज में करो, अंदर लैंग्वेज में कर दो, वो चलेगा। लैंग्वेज तुमने जी अपने वर्ड्स में लिख दिया ना, इट्स ओके। ये लॉ के नाम मत चेंज करो। मैंने सोचा कि चल डेफिनेट ही तो होगा, डेफिनेट है मतलब कांस्टेंट ही होगा, फिर कांस्टेंट नहीं। ठीक है, चलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट मतलब भी फिक्स होता है, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, चलो देखो, इट स्टेट्स दैट a given compound always contains exactly the same, a given compound always contains exactly the same proportion of elements, exactly the same proportion of elements by weight, proportion of elements by weight, proportion of element by weight। ठीक है, इजी है लॉ समझने में। ये कहता है कि यदि कोई कंपाउंड है, यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है, अच्छा मैं इसको मॉलिक्यूल बोल रहा था, अदर वे इसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं, है ना, कंपाउंड ही बोलते हैं असल में। तो ये जैसे कंपाउंड है, अच्छा मार्कर भी लाया अपना, जैसे कि ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 ABC, इसके 3 क्या है? एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट का जो वेट है, इन एलिमेंट का जो वेट है, उनका यदि तुम रेशियो करोगे तो हमेशा फिक्स आएगा, तो हमेशा क्या आएगा? फिक्स आएगा। गिवन दैट कि ये कंपाउंड तुमने कहीं से निकाला, सपोज करो लोकेशन 1 से लिया, सपोज करो लोकेशन 2 से लिया, लोकेशन 1 से लो, लोकेशन 2 से लो, सेम कंपाउंड, लोकेशन 1 से लो, 2 से लो, 3 से लो, कहीं से भी लो, वहां पे जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है, उनका जो रेशियो है वो क्या आएगा? हमेशा फिक्स ही आएगा। रेशियो क्या आएगा उनका? बाय वेट करोगे तो क्या आएगा? फिक्स आएगा। ये एग्जांपल है। तो लॉ ये दिया है जोसेफ क्राउच ने। तो जोसेफ क्राउच ने एग्जांपल लिया था किसका? क्यूप्रिक कार्बोनेट का। जोसेफ क्राउच ने जो
कंपाउंड लिया समझाने के लिए, वो क्या था, क्यूप्रिक कार्बोनेट, है ना। क्यूप्रिक कार्बोनेट के हमने दो सोर्स लिए। पहला सोर्स क्या था, लेबोरेटरी यानी कि सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक लैब में बनाया इसको। और एक इन्होंने क्या लिया, नेचुरल, जो नेचर में मिल रहा है इनको, है ना। दो सैंपल लिए और इन्होंने कार्बन सॉरी कॉपर इसको कार्बन इसको ऑक्सीजन किया। तो हर जगह जो इनको रेशियो मिला बाय वेट, रेशियो नहीं मतलब यहाँ पे जो हमें परसेंटेज मिली यानी कंपोजिशन, है ना, तो वो क्या मिला हमें फिक्स। जैसे कि यहाँ पे कॉपर कितना है 51.35 और जो ऑक्सीजन का है वो है 9.74 और जो कार्बन का है वो है 38.91। तो ये रेशियो नेचुरल में भी सेम था, सिंथेटिक में भी सेम था, है ना। पहले नेचुरल में चेक किया तो सिंथेटिक में भी वही मिला। इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि जो प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन मतलब अमाउंट, प्रोपोर्शन मतलब क्या है, अमाउंट, अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, है ना, बाय वेट। ठीक है, फिजिकल में जाए समझ गए। तो ये नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो क्यूप्रिक कार्बोनेट एज एग्जांपल, यहाँ पे सिंथेटिक और यहाँ पे नेचुरल है। सिंथेटिक में इतना है, इतना इतना, नेचुरल में भी सेम है। नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो इसमें साफ साफ लिख रहा है, दो वर्ड है, मल्टीपल और प्रोपोर्शंस। मल्टीपल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, प्रोपोर्शन है ना, एक से ज्यादा प्रोपोर्शन। तो सिंपल हमें बता रहा है, ये इस तरह का लॉ है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल वर्ड है, जब सीखना चाहे, सपोज करो कि ए और बी मिलके सी बनाता है, लेकिन यही ए और बी मिलके एक बार डी भी बनाता है। ए और बी एज अ रिएक्टेंट produces C और A और B एज अ रिएक्टेंट produces वन टाइम B, है ना। जब हमने इसमें बाय वेट देखा तो हमने ये देखा कि A का जो मास है ना वो फिक्स है, A का जो मास क्या है वो फिक्स है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि B का मास जो था ना वो M था, सॉरी B का मास क्या था, X था, और यहाँ पे B का मास क्या था, Y था, है ना। A और B मिलके बनाते हैं C, A और B मिलके बनाते हैं D, है ना। यहाँ पे A का मास देखा हमने M था और B का मास था यहाँ पे X। यहाँ पे A का मास M था और B का मास था Y। अब ये लॉ बोलता है कि एक जो चीज है ना, एक जो रिएक्टेंट है वो फिक्स है और उसके साथ जो चेंजिंग रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट फिक्स है, उसका मास फिक्स है, उसके साथ जो रिएक्टेंट है जो कि अलग अलग वेट पे रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से अलग अलग कंपाउंड बनता है, यदि इसका मास को रेशियो लिया जाए, इसके मास को रेशियो लिया जाए तो वो हमेशा फिक्स होगा, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो ए ने बी से रिएक्ट करके सी प्रोड्यूस किया, ए ने बी से रिएक्ट करके डी प्रोड्यूस किया। हमने जब बाय वेट देखा तो हमने ये देखा कि ए का जो वेट है वो m है ना, और बी का वेट x है। यहाँ पे a का वेट m है और यहाँ पे a का वेट क्या है, y है। दैट मीन a के साथ b वेरी कर रहा है, a के साथ क्या कर रहा है, b वेरी कर रहा है। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है। प्रोपोर्शन क्या है, अमाउंट, क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी में ये मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखा रहा है ना, ये तो मतलब हुआ। और जब इनको रेशियो लेते हैं ये हमेशा फिक्स होता है। ये जो रेशियो आएगी, सॉरी फिक्स नहीं होता, स्मॉल होल नंबर में आएगा। जब बोला मैंने ये जो b का जो मास है x/y करें यदि हम, तो ये जो होगा स्मॉल होल नंबर होगा। क्या होगा, ये स्मॉल होल नंबर होगा। समझ गए बात, ये किसमें आएगा, स्मॉल होल नंबर में आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको नोट करो। इट स्टेट्स दैट law of multiple proportions it states that if two elements can combine to form more than one compound,
to form more than one compound, the masses of one element, that combine with the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element, that combine with the fixed mass of other element, masses of one element that combine with a fixed mass of other element, are in the ratio of small whole number, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। देखो एग्जांपल क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ तो समझ गए ना। जो मैंने ए और बी का एग्जांपल बोला जनरल एग्जांपल समझने के लिए, जो एग्जांपल पेपर में लिखोगे उनका फेवरेट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दूसरा ये तीन फेवरेट वर्ड है, पेपर में जाते हैं स्टेट करने पर, है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो एग्जांपल है वो ये है, देखो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन विल गिव यू H2O. Hydrogen plus oxygen will also give you another product H2O2. What is it? Hydrogen peroxide. इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन peroxide. ये कंपाउंड है, डिटेल में पढ़ने वाला। तो पता ही है वाटर है, बैलेंसिंग कर लो तो क्या आएगा यहाँ पे हाफ, यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है ना। अभी देखो इसका मास तो फिक्स है, सिंपलिसिटी के लिए 2 ग्राम पर मोल मान लेते हैं, सिंपलिसिटी के लिए 2 ग्राम पर मोल मान लेते हैं, है ना। उसके बाद इसका मान देखो हाफ और 2 है ना, कितना हो गया 16 ग्राम। अब क्या बोल रहा है? चलो वैसे ये समझ आया। H2O2 मिलके H2O बनाते हैं, है ना। H2O2 मिलके H2O2 भी बनाते हैं। H2O2 इज नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अब मैं कह रहा हूँ लॉ को अप्लाई करते हैं इस पे, है ना। यदि लॉ को अप्लाई करना है तो हमें क्या देखना है, कौन फिक्स है कौन वेरी कर रहा है, लेट अस चेक करते हैं, है ना। तो H2 का मास कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा 2 ग्राम पर मोल। सिंपलिसिटी के लिए वैसे 2.016 ग्राम पर मोल मानना चाहिए, पर सिंपलिसिटी के लिए हम क्या मान लेते हैं 2 ग्राम पर मोल मान लेते हैं, ठीक है। और इसका मास कितना हो जाएगा, किसका होगा, ऑक्सीजन का पूरा O2 का मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल होता है ना, उसके आगे हाफ भी तो लगा हुआ है, इसका क्या होता है 32 ग्राम पर मोल होता है। हाफ लगाया तो क्या मतलब है 16 ग्राम पर मोल, क्या है इसका 16 ग्राम पर मोल। प्रोडक्ट से इसमें मतलब नहीं है ना, इस बार रिएक्टर में देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखो इसका कितना है 2 ग्राम पर मोल ही है, इसका कितना है 32 ग्राम पर मोल, इसका क्या है 32 ग्राम पर मोल। हमें क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या कहता है कि जो एक एलिमेंट फिक्स मास के साथ जो वेरी कर रहा है एलिमेंट, जो उसका मास है उसको यदि आप रेशियो लेंगे तो वो स्मॉल होल नंबर आएगा। ये तो कहता है लॉ, रेशियो ले लेते हैं भाई, है ना। रेशियो लेंगे तो 16:32 करेंगे, व्हाट इट विल गिव 1:2। 16:32 करेंगे, व्हाट विल इट गिव 1:2। सिंपल है, ये तो लॉ कहता है स्मॉल होल। समझ आया? हां, एग्जांपल कर लो नोट, यहाँ लिख दो स्मॉल होल नंबर, ठीक है। जल्दी से नोट करो। लॉ नंबर 4 करते हैं, दे यूसेज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा इसमें बैठ गया गैसियस वॉल्यूम, ये मतलब इंपॉर्टेंट में से एक है, स्टार्ट करने में लगता है हो गया गैसियस वॉल्यूम।
ट्राइपॉड तो मेरे को लगता है कंपल्सरी है, बट यार बोर्ड पे जो लाइट आता है दिक्कत है। बोर्ड का लाइट पर्दे लगेगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है। वीडियो कैसे लगी? 11th वाली वीडियो अपनी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई। 12th की जो वीडियो मुझे ज़्यादा पसंद आई। तुम्हारी वाली जो वीडियो थी अलग से ही कुछ हो गया, उसमें आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। इस वाली वीडियो को देखते हैं कैसे जाता है। अच्छा मैं इसमें एडिट नहीं करता, इसमें क्या एडिट कर मेरा है ना, क्लास की तरह है चलने। तो इसको देखना हो थोड़ा फॉरवर्ड कर सकता है, देखेगा बाद में थोड़ा फॉरवर्ड कर लो, थोड़ा सा बढ़ा के देख लो तो चल जाएगा, है ना। 45 हाँ ये तो पूरी क्लास है ना, इसमें अनकट करो तो फिर वो भी दिक्कत है। ज़्यादा कट भी मतलब सॉरी, यदि कट करो तो वो भी एक दिक्कत है, कट नहीं करना चाहिए या करके दो सुनना पड़ जाएगा। अभी तो मैं एक लोगो आगे लगाया इंट्रो के लिए ताकि पता रहे कि कौन सा टॉपिक आज किया है ना। उसके बाद इंट्रो वीडियो लगाता हूँ और सीधे फिर एक थैंक्स वीडियो लगा दिया, बीच में वीडियो एडिट नहीं करता। और वैसे जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो दी थी ना उसको तो हाई एडिटेड था, हर 10-10 सेकंड में यदि कुछ गलत है तो मैंने उसको एडिट करा, कहीं पे कुछ है तो इसलिए वो इतना पॉलिश वीडियो निकला था, उसमें मेहनत है। और 44 मिनट की वीडियो कट करने में आई थिंक 2 घंटे तो लग जाएंगे, मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, किसी किसी को नहीं भी लगता है। बट कहीं पे मान लो मेरे वर्ड लटका गए तो उसको काटना बहुत ज़रूरी है, वो वीडियो में अच्छा लगता है। बट ये क्लास है तो इतना तो टॉलरेट करना पड़ेगा। यूट्यूब पे देखेंगे, कुछ दिन रुक जाते हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आ जाए, करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के पता क्या होता है, जैसे शोर आ रहा है ना बाहर से, ये भी रिकॉर्ड हो गया इसमें, ऐसा नहीं चलता है। उसको फिर वीडियो देखता है ना तो उसको मज़ा नहीं आता, वो सोचता होगा क्या है ऐसा शोर भी आ रहा है। वो धीरे धीरे देखते हैं क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है वो मैं अप्लाई करूँगा नेक्स्ट क्लास। ऑन कर गया ब्लूटूथ तो एयरफोन काम नहीं किया, यदि वो काम कर गया तो वेल एंड गुड, नहीं काम कर। ठीक है चलो, लॉ नंबर 4 गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इतना समझ आ गया ना। ठीक है, लॉ नंबर 4 गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। जल्दी नोट करो। अच्छा इसके नाम में जब देखें तो एक तो साइंटिस्ट का नाम है, गैसेस वॉल्यूम्स का लॉ है ना। लॉ किसके लिए है? गैसेस वॉल्यूम्स के लिए। ठीक है, गैसेस वॉल्यूम्स के लिए लॉ है, प्लस में किसने दिया? गेल-लुसाक्स। तो इट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए गैसेस वॉल्यूम का लॉ किसने दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन नो चांस। ठीक है ओके लिखो। It states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, when gases are combined or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. They do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure, or provided all gases are at same temperature and pressure. All gases are at same temperature and pressure. समझ में आया कुछ? क्या कहता है लोग? और ये कहता है बता, देखो लॉ ये कहता है हमें कि सपोज A plus B give us a C gas, है ना। C gas कहते हैं, तो ये क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। एंड सपोज एन एग्जांपल D give us कुछ भी x plus y, D give us x plus y। इस रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन हुआ है ना, और इस रिएक्शन में
गैस का इसमें फॉर्मेशन हुआ है, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये तो कहता है लॉ में कंबाइन हुआ हो या प्रोड्यूस किया गया हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोड्यूस किया। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। और यहाँ पे क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है। कंबाइन हुआ हो या चाहे ये प्रोड्यूस हुआ हो, दोनों ही केसेस में जो गैसेस का वॉल्यूम होगा, दोनों ही केसेस में जो गैसेस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हो, रेशियो सेम नहीं होगा यार, लॉ में थोड़ी क्या रेशियो सेम होगा। हाँ, ये जो रेशियोज आए, देखो ए और बी ने कंबाइन होकर सी गैस बनाया है ना, तो ये जो कंबाइन, ये गैसेस जो कंबाइन हुई है, ये गैसेस जो कंबाइन, सी कुछ भी बन सकता है, ए और बी जो कंबाइन हुई है, ये क्या होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे। बी से जो गैस बनी है ना एक्स वाई, यहाँ पे तो गैसेस कंबाइन हुई है और यहाँ पे गैसेस क्या हुए, प्रोड्यूस हुई है। तो गैसेस यदि कंबाइन होती है ना, ये दोनों गैस ही है, ये भी गैस, ठीक है। ये दोनों जो गैसेस कंबाइन हुई है और यहाँ पे जो दोनों गैसेस प्रोड्यूस हुई है ना, इन दोनों ही केसेस में जो इनका रेशियो लेंगे, यदि हम इनका रेशियो लेंगे और हम इनका रेशियो लेंगे, ये क्या आएंगे, सिंपल होल नंबर या सिंपल रेशियोज में होंगे। सिंपल रेशियो में क्या मतलब है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन नहीं है, ये मतलब फ्रैक्शंस में नहीं होगा, ठीक है। और आएगा उनको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल रेशियो, ठीक है। इनका रेशियो क्या आएगा, हमेशा सिंपल रेशियो आएगा, ठीक है, समझ आए। इसमें ये है कि ये ए और बी कंबाइन हो रहे हैं गैसेस, ये दोनों गैस है और ये क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों गैस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों गैस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। किसी भी रिएक्शन में यदि गैसेस कंबाइन हो या गैसेस क्या हो, प्रोड्यूस हो, इन दोनों केसेस में जो इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा, ए और बी के वॉल्यूम का रेशियो या एक्स या वाई का वॉल्यूम का रेशियो, वो सिंपल होल नंबर होगा, या ये किस में होंगे, सिंपल रेशियोज में। सिंपल रेशियो का क्या मतलब है, जैसे कि 1:2 में कंबाइन हो रहे हैं या तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2:1 में हो रहा है, 3:1 में, सिंपल रेशियो, पॉइंट या फ्रैक्शन में ये नहीं आएगा, ये मतलब है इसका। समझ में आया ये? एग्जांपल क्या है इसका, बुक के अंदर देखो, बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है H2 प्लस में O2, H2 प्लस O2 गिव अस H2O, यहाँ पे हाफ लगा दो, इसका 100 ml और इसका 50 ml है ना। इसका 100 ml 50 ml कितना दे रहा है हमें, 100 ml दे रहा है, कितना दे रहा है हमें, 100 ml दे रहा है, ठीक है। अब यदि क्योंकि ये दोनों गैसेस कंबाइन हुए हैं ना, यदि हम कंबाइन वाले गैसेस का रेशियो ले लें, कंबाइन हुए गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो ले लें, तो क्या आना चाहिए, स्मॉल होल नंबर। लेट अस चेक, तो यदि हम H2 के वॉल्यूम का रेशियो ले लूं O2 के वॉल्यूम से, क्या आएगा, 100:50, दैट मीन 2:1। ये सिंपल होल नंबर है या सिंपल रेशियो है ना, यही ये लॉ कहता है। असल में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही है, ये वही तो है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही तो है ना। डेफिनेट मासेस का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, बस एक गैस के वर्जन में, ठीक है, समझ आया। कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल लॉ है ना। एग्जांपल नोट कर लो, जनरल एग्जांपल ये है, बट बुक के अंदर जो एग्जांपल है ये वाला है, H2 प्लस O2, ये वाला एग्जांपल जो बुक का एग्जांपल है। अच्छा, इसमें कंडीशन दे रखी है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, क्या मतलब है इसका, अभी तक तो नहीं आया। देखो कभी भी ध्यान देना, जब भी हम रिएक्शन करते हैं ना गैसेस में, तो जब भी रिएक्शन कर रहे हैं, मान लो गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस ए बी सी को स्टडी हम कंपैरेटिवली तभी कर पाएंगे यदि हमको सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर मिले। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर वेरी करने पर गैसेस के जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करते हैं, है ना। तो गैस ए बी सी की स्टडी करनी हो एक साथ, कंपैरेटिवली करनी हो, तीनों को सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है, समझ आया। इसलिए इसमें ये लाइन लिखा हुआ है, नोट करो इसको जल्दी से एग्जांपल को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लॉ नंबर 5, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो भैया ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, अमर है ये, हिस्ट्री का अमर है, अमर करके गए अपना नाम दिया, कब मरे हैं, 1856। लॉ नंबर 5, एवोगैड्रो लॉ। बहुत खतरनाक अमल करते हैं। बाकी में तो कुछ वेरिएशन भी मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। देखो, he stated that
equal volumes of gases at the same temperature and pressure. He stated that equal volumes of gases. He stated that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Full stop. क्या कह रहे हैं एवोगैड्रो भैया? एवोगैड्रो की आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है? एवोगैड्रो ये कहता है, let us suppose we have a gas A, gas B and gas C. Let us suppose देखो एवोगैड्रो क्या कहते हैं हमें कि let us suppose a container of three gases, gas A, gas B and gas C. Gas A, gas B and gas C. What is the commonality in this? Commonality is this: they have same pressure and they have same temperature. If so, यदि ऐसा है, यदि है तो इनके जो number of atoms होंगे, number of particles क्या है? number of particles जो होंगे वो क्या होंगे? same होंगे. वो क्या होंगे? इनमें same होंगे या यूं बोलो कि क्या होंगे? फिक्स होंगे. बस यही कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा. गैस A में गैस B और गैस C, अभी हमने इसको सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर दे दिया और इसमें हमने ये भी लॉ कहता है, अगर भाई साहब की स्टडी कहती है they must contain same number of particles, same number of atoms, same number of molecules. ये सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. और इसी सेम को हम क्या बोलते हैं? इसी सेम को हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रोस कांस्टेंट. क्या है? क्या है ये? सिंबल क्या है इसका? सिंबल क्या है? एन नॉट भी है, एन ए भी है. एन नॉट एन ए दोनों से इसको हम शो कर देते हैं. ठीक है? हाँ हाँ, क्या है? 6.022 10 to the power नहीं 23 एटम्स या पार्टिकल्स, है ना? एटम्स या पार्टिकल्स. ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर है जो कि जिंदगी भर बोले तो जिंदगी भर जब तक है जान, जब तक पढ़ाई कर रहे हो इसको नहीं भूल सकते. ठीक है ना? 6.022 10 to the power 23 एटम्स पर मोल. एटम्स पार्टिकल पर मोल. एटम्स पार्टिकल पर मोल. एक मोल में इतना पार्टिकल होगा. ठीक है, ये एक स्टडी है, इसका पर्पस साइंटिफिकली अप्रूव किया हुआ. ठीक, इसको नोट कर लो जल्दी से. देन वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. करो जल्दी करो. एग्जांपल अगर तो कांस्टेंट नोट कर लो, याद है इसलिए कर लो. मुझे लगा ऐसे हुआ है. अच्छा, जो 1.6 टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये तो सिलेबस से मेरे ख्याल से कटाई हुआ है ये भी, बट यार इसको पढ़ाना भी क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, 9th में पढ़ी हो. इसमें क्या करना? 4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, है ना? इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ. व्हाट आर द 4 पॉइंट्स? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. एटम्स इंडिविजिबल है. गलत, मैंने कहा था ना. थ्योरीज, लॉज, लॉ साइंस के लॉ चेंज नहीं होते, साइंस के लॉ यूनिवर्सल होते हैं, बट जो कभी कभी डेविएशन आते हैं इसके वजह से वो फॉल्स हो जाते हैं. ठीक है, तो ये एक ही थ्योरी है. क्या कहते हैं? ये मैटर जो है वो एटम से बने हैं जो कि इंडिविजुअल है, बट द फर्दर स्टडी शोड दैट नहीं भैया डाल्टन यू आर रॉन्ग. नहीं भैया ऐसे नहीं. ठीक है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास. राइट, एब्सोल्युटली राइट. जितने भी एलिमेंट हैं उनके क्या होंगे? अपने अपनी प्रॉपर्टीज होंगे, अपने अपने मास होंगे. अलग अलग एटम के अलग अलग मास प्रॉपर्टी होंगे. ट्रू. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. True. जब एक फिक्स रेशियो में कोई चीज फॉर्म, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है, उस रेशियो में यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे ना, डेफिनेट है कि H2 ही बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता. H2 और O2 का जो रेशियो है H2 बनाने में वो हमें मालूम है.
जब भी उस रेशियो मिलेंगे तो H2O ही बनेगा। हमें H2O2 का एक और रेशियो मालूम है, यदि वो कंबाइन होगा तो H2O2 बन जाएगा, है ना? क्लियर है, अंडरस्टूड है? आगे देखो, ट्रू है। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, है ना? ये एटम के बारे में बोल रहा है, एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय, नए एटम नहीं बनते, ना ही एटम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट होते हैं। केमिकल रिएक्शन में बस इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। हाँ, रीअरेंजमेंट ही तो होता है एटम्स का, ट्रू है ये भी, बट क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये नहीं पता है। बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, फर्दर जो साइंटिस्ट आए ना उन्होंने बताया, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसको डिस्कस करना जरूरी है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है? टॉपिक नंबर नेक्स्ट जो भी हो, क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसमें ऐसा पूरा टॉपिक समझने का कुछ नहीं है, इसमें ना सब टॉपिक है जो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट का है ना? चलो लिखते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। हेड डालो, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। आज ये खत्म करते हैं, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है, आई थिंक थर्ड क्लास में ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है। थर्ड क्लास में यानी कि जो कल यानी कि परसों जो क्लास होगी चैप्टर ओवर हो जाएगा। होने तो चाहिए, अब आगे तो क्या करें, अब हमने बोल तो दिया, इन्फॉर्म कर दिया, जो भैया के सर्कल में थे सबको इन्फॉर्म कर दिया, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। केमिस्ट्री पता नहीं, शायद नहीं है, आने होते तो आते हैं, अब क्या पता आएंगे नहीं आएंगे। अभी मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो क्लास स्टार्ट कर दिया ऑफिशियली। क्लास रिकॉर्ड करने का रीजन ही यही है कि जब भी आएंगे स्टूडेंट्स तो उनको रिकॉर्ड किया कराया मिल जाए, है ना? वो इस क्लास को देख के ऑब्वियसली अच्छा है, इससे सब कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा उनको, नहीं हुआ तो फिर डाउट्स ले जाएंगे। तो ग्रुप में भी तो है, ग्रुप में तो ऐड तो हो गया, आया तो नहीं है नहीं पता था, शेड्यूल तो सबको ही पता है, ठीक है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ये टॉपिक है हमारा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? टॉपिक मतलब ऐसा पूरा टॉपिक से कुछ क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, है ना? एटम का मास और मॉलिक्यूल का मास। अच्छा देखो, एटॉमिक मास के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या पॉइंट है, मैं ज्यादा डिस्कशन पे इसको नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है? मैं वर्ड टू वर्ड बता दे रहा हूँ, जो बोर्ड पर है उसको नोट कर लेना, ठीक है? मैं ज्यादा फिर इसको डिटेल में लेके नहीं जाने वाला, कोई फायदा नहीं, ठीक? अच्छा, एटॉमिक, एक तो एटम दिखता नहीं, उसका मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हम जो वेट करते हैं उसका कुछ तो यूनिट रखते हैं। अब एटम के मास का यूनिट क्या रखें? एटम के मास का यूनिट क्या रखें? एएमयू, है ना? एएमयू हमने डिसाइड किया, क्या होता है एएमयू? 1 एएमयू क्या होता है? तुमने बोला एएमयू में हम मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? एएमयू में। तो एएमयू होता क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, फुल फॉर्म क्या है इसका? एटॉमिक मास यूनिट। अब ये होता क्या है? एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो मास का 1/12 होता है ना, उसी को हम 1 एएमयू कहते हैं, और इसी को हम यूनिट मास मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? यूनिट मास मानते हैं, ठीक है? यानी कि जो कार्बन का मास का 1/12 कर दूंगा तो यूनिट मास होगा, और यूनिट मास फिर उसका मल्टीपल में सारे मास होंगे। मल्टीपल हम किसके मानते हैं, कैसे हम ये निकालते हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है। एटॉमिक मास निकालने का जो टेक्निक है वो क्या है? स्पेक्ट्रोमेट्री। एक सेकंड में कंफर्म कर लो, स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि मेट्री है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है? जो टेक्निक है जिससे हम मास कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक मेथड है जिससे उनकी मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? और एक यूनिट जो मास होता है वो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है अभी के टाइम पर,
और जो मास हम यूनिट मानते हैं, एक यूनिट मास क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, 1 होता है कार्बन एटम, बस यही। और एक यूनिट कितना होता है कार्बन एटम का, 1.008, कितना होता है 1.008, ठीक है। और सारे मास क्या होता है, इसी के मल्टीपल होते हैं, क्लियर है। इसी को हम सिंपल लिख देते हैं यू, इसको हम क्या लिख देते हैं, सिंपल यू, ठीक है, क्लियर है। हाँ, फिर ग्राम पर मोल क्या होता है, यूनिफाइड मास बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिफाइड मास, है ना। तो ग्राम पर मोल क्या होता है, बताओ, ग्राम पर मोल क्या होता है, मास लिखते हैं जो, उसको हम ग्राम पर मोल भी तो लिखते हैं, वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में होता है। अच्छा देखो, नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ये तो कर लोगे, एटॉमिक मास था एक टॉपिक इसमें, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। इसमें कोई क्वेश्चन है, बताओ, मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई प्रॉब्लम है ना। जैसे कि CH4 का मास बोलेगा तो कार्बन का मास और 4 हाइड्रोजन का मास, है ना, क्या होगा, 1 कार्बन का मास प्लस में 4 हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन एटम का मास, इनको प्लस कर दोगे यूनिट मास आ जाएगा। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ये टॉपिक कटा नहीं करना, अच्छा नेक्स्ट क्लास में देख के आना यार, या तो मैं ही देख के आऊंगा, आज मैं देखा नहीं कि कौन सा टॉपिक कटा नहीं करना है। यदि ये टॉपिक है तो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कोई भरोसा नहीं है, सिलेबस जिस तरह से काटा है, सिलेबस जो काटने का पैटर्न है ना बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या काटेंगे नहीं काटेंगे, ठीक। अच्छा तो मॉलिक्यूलर मास को निकाल लो, इसमें कोई इशू तो है नहीं। अगला जो सब टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मूला मास। क्या होता है फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है, दोनों डिफरेंस करेंगे। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, बढ़ गया है ना, बताओ फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है बताओ, बताओ। अरे नहीं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं ना जो कि इसमें से फॉर्मूले में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि NaCl इंडिविजुअली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्या होगा, एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर के रखते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक देखो जो NaCl है सॉल्ट है वो किससे बना है, NaCl से बना है, एक Na और एक Cl से। लेकिन जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब जो लैटिस होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक सोडियम से 1 क्लोरीन बॉन्डेड होगा, उसमें ऐसा होता है कि एक सोडियम से 5 या 6 क्लोरीन, असल में 6 क्लोरीन उससे बॉन्डेड होते हैं, 4 डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, है ना। जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास, जिसमें हम सिर्फ उसका यूनिट का ही मास कर रहे हैं, उसी को फॉर्मूला मास बोलते हैं। यूजुअली नॉर्मल जैसे एग्जिस्ट करना चाहिए ना, मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए ना, कुछ कंपाउंड में वो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, एक Na को एक ही Cl से बॉन्ड होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक Na से, एक Na प्लस से 6 Cl माइनस बॉन्डेड होता है। यदि हम ऐसे निकालेंगे तो क्या मास होगा, Na एक मास और 6 क्लोरीन का, बट ये होता तो नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला तो NaCl है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, NaCl, सॉरी फॉर्मूला मास बोलते हैं, समझ में आया। वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए उनके फॉर्मूला मास लेते हैं, जिसका उस कंपाउंड का जो भी फॉर्मूला है उसका मास लेते हैं, इसलिए उसको फॉर्मूला मास बोलते हैं। एग्जिस्टेंस नहीं होता उसमें, उसका फॉर्मूला मास लेते हैं। क्रिस्टल में रहता है, क्रिस्टल में उसको 6 तरफ से Cl में बॉन्ड कर रखा है, समझ में आया। इसमें देखना चाहते हैं, ऐसे लिखा है, the formula such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride doesn't exist as a single entity। NaCl एग्जिस्ट ही नहीं करता। NaCl कैसे एग्जिस्ट करता है, एक Na को 6 Cl क्या करते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, तो 6 Cl यदि बॉन्डेड रहते हैं, ऐसा यदि हम बनाते हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगा, मास एग्जैक्ट आएगा नहीं, इसलिए हम फॉर्मूले से मास निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। ये तो क्लियर है। हाँ अच्छा देखो, मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करें, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल मास और स्टोइकियोमेट्री, बस। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है रिएक्शंस में मोलैरिटी, कोशिश करेंगे स्पीड में खत्म करें, ठीक है, छोड़ दे अभी, ओके। तो फिर एक बार कोशिश करना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्मूला का जो प्रॉब्लम 1.2 है ना,
प्रॉब्लम 1.2 जो है ये कोशिश करना कि कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हम सिंपलीफाइड फॉर्म में करेंगे, स्टोइकियोमेट्री कोशिश करना पढ़ के आना पूरा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट तक, लिमिटिंग रिएजेंट चलो मत पढ़ना, ये स्टोइकियोमेट्री मत पढ़ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो तुम कोशिश करना पढ़ के आना, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री का मैं इंट्रो दे दूंगा और समय यदि बचा नेक्स्ट क्लास में तो हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट कर देंगे यदि टाइम बचा तो, यानी कि विद इन 2 क्लासेस विद एक्सरसाइज दिस चैप्टर गोइंग टू फिनिश, इससे ऊपर का चैप्टर नहीं है, यानी कि इस वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी तो आया नहीं कुछ खास, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह करने का, नेक्स्ट क्लास से आ जाएगा न्यूमेरिकल करने का, एक्सरसाइज में भी है, स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट से करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नोट कर लो जो भी है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी पूछो, प्रीवियस क्लास में कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ नहीं है, जब आएगा जरूर पूछना, ठीक है। और कुछ एनीथिंग एल्स? जो ये फॉर्मूला पास है ना, इसका 1-2 क्वेश्चन होगा, उसको कर लेना।